एक उदाहरण के लिए अगर हम मान के चलते हैं कि एक ए लिमिटेड है, एक बी लिमिटेड है, दोनों के पास में कोई सेट ऑफ रूल, दोनों के पास में कोई गाइडलाइन, नो गाइडलाइंस, नो रूल्स, तो क्या होगा, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों की अकाउंटिंग मैच करेगी, अकाउंटिंग मैच नहीं कर सकती है, दोनों के रिजल्ट्स कंपेरेबल होंगे, कंपेरेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहे हैं, ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ऐसे सिद्धांत जो कि सामान्यतः एक्सेप्ट किए गए हैं, सामान्यतः स्वीकृत किए गए हैं, प्रिंसिपल्स जो सिद्धांत कह सकते हैं। ठीक है, सिद्धांत है, इनको अवधारणाएं हैं अलग अलग, अवधारणाएं यानी ये किसी भी नाम से जाना जाए, ये टेक्निकली ये कॉन्सेप्ट्स हो गए, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो सारी चीज़ें प्रिंसिपल्स हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, AICP। ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूट हो गया, या के रेफरेंस में ICI इंस्टीट्यूट हो गया। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गाइडलाइंस जारी करते हैं, गाइडलाइंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इन्हीं गाइडलाइंस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, इन्हीं के गाइडेंस के हिसाब से एक अकाउंटेंट को, एक अकाउंट्स ऑफिसर, किसी भी नाम से आप बोल लीजिए, अपना काम करना होता है। ठीक है, ताकि तो अगर एंटरप्राइज का रिजल्ट को कंपेयर किया जाए तो वो कंपेरेबल हो, तो में एम्बिगुटी नहीं हो। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स की, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे, 9-10 कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बार उनको ठीक से समझ लेंगे तो हम जो डेबिट क्रेडिट करने वाले हैं आगे जाकर अकाउंटिंग, उसी सब के लिए तो बहुत हेल्प होने वाली है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस को बहुत ठीक से समझिएगा, और ज़्यादा कुछ नहीं है, बट बेसिक बेसिक बातें हैं, जो लाइन टू लाइन है उसको पढ़ लीजिए, और जो हम समझें तो थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे तो आप बेसिक अकाउंटिंग, और उसके बाद आप डेबिट क्रेडिट ईजी कर पाएंगे। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में पहला अकाउंटिंग है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या है पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट? बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस में एक ही ओनर, ओनर और उसका बिजनेस दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। व्यक्ति हमने टर्म्स में बात करी थी, पर्सन्स। ठीक है, एंटिटी लास्ट क्लास में हमने बात करी थी। तो फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप। ठीक है, ये कौन है टाटा ग्रुप। ओके, तो ये कौन है? ये है रतन टाटा जी। ठीक है, ये श्री रतन टाटा जी, और ये टाटा ग्रुप, ये कौन है इसके ऑनर, फॉर एग्जाम्पल। तो ये है एक एंटरप्राइज, ये है एक ये दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं, अलग अलग व्यक्ति होते हैं, और जो अकाउंटिंग की जाती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो अकाउंटिंग की जाती है वो सिटी, या कह लें बिजनेस, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। क्योंकि हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो जब हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, व्यू है वो भी बिजनेस के हिसाब से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर ओनर ने कैपिटल डिपॉजिट करी तो ये बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। ये हम सब आगे बाद में समझेंगे कि कैपिटल लायबिलिटी क्यों है, लायबिलिटी में से कैसे एडजस्ट होती है, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो अभी के लिए बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में आप ये ध्यान रखिए कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस का ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग से अलग अलग व्यक्ति है, और दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाना है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन जो मनी में मेज़र किए जा सकते हैं, यानी कि मौद्रिक है, ठीक है, मेजरेबल है, मेजरेबल है, उन्हीं को ही रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, नॉन मॉनेटरी आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, ऑब्वियसली बात है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कि अगर मेरे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, तो कार है, तो क्या इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है? तो रिकॉर्ड नहीं किया। बट अगर मैं बात करूँ, बिल्डिंग है, बिल्डिंग की वैल्यू है 2 करोड़, एक कार की वैल्यू है 10 लाख, तो क्या इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है?
अब इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है क्योंकि अब ये मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। तो हमेशा मॉनेटरी टर्म्स की आइटम्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है, और ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तीसरा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो हमारा बिजनेस है वो लंबा चलने वाला है, बहुत सालों तक चलने, यानी कि इसको हम इंग्लिश में एक टर्म होता है फेयरली लॉन्ग पीरियड, यानी कि फेयरली लॉन्ग पीरियड का मतलब है कि 10 साल, 50 साल, 100 साल, ये जो बिजनेस है चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, अनटिल अनलेस इसको बंद ना करना पड़े, अदरवाइज ये चलता रहेगा। तो जो भी अकाउंटिंग आपको आपको ट्रांजेक्शन्स करने हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स हो गए, आपको पॉलिसी हो गई, ठीक है, ट्रीटमेंट हो गए, ये सब क्या मानते हुए करने हैं कि आपका जो बिजनेस है ये बहुत दूर तक चलेगा, कई सालों तक चलेगा, यही गोइंग कंसर्न बताता है। चौथा है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। देखिए, अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि मान के चलिए आपका बिजनेस 50 साल तक चलता है और उससे भी ज़्यादा। अगर आप 50 साल मान के चलेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस बुक करते रहेंगे और कभी बैलेंस शीट ही नहीं बनाएंगे। बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे तो आपको पोजीशन का भी पता नहीं चलेगी। तो हमने क्या किया, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का बाईपास करने के लिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट लेके आए। और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली 1 ईयर का होता है, ठीक है, उस पीरियड में उसको हमने ब्रेक कर दिया। इस तरह से ब्रेक, हमारे जो 5 साल थे वह कैसे, इस तरह से। अभी जो अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है 23 से 2024, के बाद में 2024 से 2025, 27 एंड so on, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो एक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, उसकी एक लिमिटेशन है। अब वैसे देखना चाहें, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, उसकी एक लिमिटेशन है। वो जो लिमिटेशन है तो कौन पूरा करता है, काउंटिंग पीरियड, ठीक है। लिमिटेशन को कौन पूरा कर देता है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या हुआ कि गोइंग कंसर्न में हमको कई सालों तक अपना बिजनेस चलाना है, लेकिन उसकी पोजीशन पता करने के लिए कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना से, ये सब चीज़ें पता रखने के लिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट लेके आए और उसको एक एक साल के पीरियड में तोड़ दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पांचवा है हमारे लिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए कोई भी परचेज जब की जाती है, जैसे कि एक असेट आपने खरीदी, मशीन खरीदी, तो इसको आपको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। कॉस्ट पर रिकॉर्ड, कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना है, ठीक है। कॉस्ट पर रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से कि आपने एक मशीन खरीदी है एयर कंडीशन, यहाँ पर एयर कंडीशनर ले लेते हैं। एयर कंडीशनर आपने खरीदा 50,000 रुपये का, के जो होता है 1000 को डिवाइड 50 के। उसके बाद में हम ट्रांसपोर्टेशन लगा 1000 का, इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे हमारे 2000 के। तो हमें रिकॉर्ड कितने पे करना है, 50,000 पे। 50 + 1 31 + 3000 पे रिकॉर्ड करना है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जितनी भी कॉस्ट है एक्विजिशन की, ट्रांसपोर्टेशन की, इंस्टॉलेशन की, ये सभी कॉस्ट को हमको रिकॉर्ड करना है। कहाँ तक, जब तक कि वो रेडी टू यूज़ ना हो। एसी जब दीवार में फिट होके चालू हो जाए उस समय तक जो भी कॉस्ट आएगी, इंसिडेंटल रिपेयर हो सकती है, चाहे गैरेज इनवार्ड हो सकता है, तो कोई भी कॉस्ट हो, तो सारी कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है, ठीक है। अब बात करते हैं ड्यूल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ड्यूल आस्पेक्ट क्या है, ये फाउंडेशन है, और ये क्या बोलेंगे इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में ये कभी भी डायरेक्ट नहीं, आपके डेबिट क्रेडिट सारी अकाउंटिंग जर्नल सब ड्यूल एस्पेक्ट के बेसिस पे होती है। ड्यूल एस्पेक्ट इज़ द फाउंडेशन ऑफ बेसिक। फाउंडेशन कैसे, कि अकाउंटिंग में आज की डेट में दोहरी प्रणाली होती है, डेबिट
और क्रेडिट, इस तरह से अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द वेरी बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू द बुक्स ऑफ। ठीक, द कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजेक्शन ड्यूअल और टू फोल्ड इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने नकद में माल खरीदा। ठीक, तो इसकी ड्यूअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में क्या होगा, आपका परचेजेस डेबिट, परचेज नहीं, ठीक है, ध्यान रखना, अकाउंटिंग टर्म्स में देखा था, परचेजेस परचेजेस टू अकाउंट। ठीक है, बैंक से पेमेंट किया हो। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, एक आइटम हमारा डेबिट हो रहा है, एक आइटम क्रेडिट हो रहा है, ये हमारा डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो दोनों तरफ इसका इफेक्ट आता है, यही कहता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कि किसी भी अकाउंटिंग एंट्री इफेक्ट है वो ड्यूअल इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, ये चलता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या कहता है, ये रेवेन्यूज़ हमने वहाँ बात करी थी, यानी रेवेन्यूज़ का हमारे पास में सेल्स, उसके बाद अदर इनकम। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, दोनों चीज़ को मिला के क्या बोलते हैं, रेवेन्यूज़। जो रेवेन्यूज़ होते हैं वो कब रिकॉर्ड करना चाहिए, रियलाइजेशन हो, यानी कि जब उनकी फुली हो जाए, फुली रिकॉर्ड करना। ठीक है, ये होता है हमारा रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। इनकम, जैसे कि आपने सेल्स की, माल जब बेच दें, सामने वाला परचेजर उसको ले जाए, बिल रेज कर दिया जाए, बिल एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है, बाद में आपको रेवेन्यू करना चाहिए। ओके, फिर आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, ये एक पी एंड एल का एक कॉन्सेप्ट है। पी एंड एल का कॉन्सेप्ट कैसे है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आपके एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है, आपके एक्सपेंसेस, सॉरी एक्सपेंडिचर नहीं बोले, आपके जो एक्सपेंसेस हैं उस अकाउंटिंग पीरियड के, हमने देखा जैसे 1 ईयर के अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस उस 1 ईयर की इनकम के साथ मैच होने चाहिए। यानी कि मैंने अगर कोई खर्चा किया, उसी साल के संबंध में जो इनकम हुई उसी से वो डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि खर्चा जो है मेरा इस साल का है, ठीक है, इफेक्ट उसका नेक्स्ट ईयर में आ रहा है। जैसे मान के चलते हैं, कैरियर सैलरी देती है गवर्नमेंट। कैरियर सैलरी क्या होती है, पिछले साल की सैलरी, और इस साल में आपने पी एंड एल में अगर डेबिट कर दी तो ये इस साल के पी एंड एल को कम कर देगी, नहीं होना चाहिए, इसका प्रोविज़न बनाया जाता है। ठीक है, इसका प्रोविज़न बनाया जाता है, इसको प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर डाला जाता है, इसका एक शेड्यूल बना। ठीक है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से जिस साल की इनकम उसी साल के खर्च लिख दूँ, जिस की इनकम की खर्च, ये क्या कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। के बाद आखिरी हमारा कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको बायस नहीं होना है, आपको जो है डॉक्यूमेंट्स पे बिलीव करना है, डॉक्यूमेंट्स को ट्रैक रखना है। जैसे कि एक परचेज ट्रांजेक्शन, ठीक है, परचेज ट्रांजेक्शन है, परचेज के केस में आपके पास इनवॉइस होना, जो मैं कैपिटल गुड्स है तो वारंटी स्लिप वो होनी चाहिए। सेल ट्रांजेक्शन है, आपके पास में आपने जो इशू वाउचर्स, वो सब आपके पास में होने चाहिए। ठीक है, यानी कि आपके पास में प्रूफ ऑफ द होना चाहिए। ठीक है, प्रूफ ऑफ द ट्रांजेक्शन का मतलब ये जो है प्रूफ ऑफ द ट्रांजेक्शन आपको होना चाहिए, वही ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक, अभी हम इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि, ठीक है, ये तो थे हमारे अकाउंटिंग। अब बात कर लेते हैं
ठीक है। 4 अकाउंटिंग कन्वेंशन, ये बड़ा ध्यान से, 4 अकाउंटिंग है। पहली अकाउंटिंग कन्वेंशन है कंसिस्टेंसी। ऐसा माना जाता है, देखिए अब जब भी हम बोलेंगे ना कन्वेंशन की बात, तो माना जाता है का ही प्रयोग किया जाएगा। ऐसा माना जाता है क्या कि बिजनेस जो है कि अकाउंटिंग आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय एंटरप्राइज शुड बी यूनिफॉर्म, ठीक है, और कंसिस्टेंट होनी चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, इससे क्या फ़ायदा होता है, कंपेयर, वही जैसे मैंने आपको बताया 2023 ईयर में अभी जो चल रहा है 23 से 2024, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर रहेगा से 2025। अब मान के चलिए यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट का, यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट होता है आपका 300 करोड़, यहाँ पे प्रॉफिट होता है आपका 250 करोड़। ठीक है, ये कब कंपेयर किया जा सकता है, व्हेन सेम अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ करी। ठीक है, तो कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन लेकिन अगर आपने पॉलिसी चेंज कर दी, लेट से आपने डेप्रिसिएशन पॉलिसी को चेंज कर दिया, डेप्रिसिएशन हम पढ़ेंगे अकाउंट, वहाँ पे देखेंगे डेप्रिसिएशन पे भी लगता है, WDV मेथड पे भी लगता है, और ईयर मेथड पे भी लगता है। तो जैसे आपने SLM मेथड आप यूज़ करते थे, फिर WDV कर दी, या वाइस वर्सा है, WDV आप यूज़ करते थे फिर आपने SLM कर दी, उस वजह से अगर ये चेंज, वजह से अगर ये प्रॉफिट आ रहा है, तो फिर ये कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि आपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर दी। कंसिस्टेंसी कन्वेंशन ये मान के चलती है कि आप इसको यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो आगे सेकंड चलते हैं कंजर्वेटिज्म को। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, ठीक है, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन कह लो तो हम बोलते हैं प्रूडेंस, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। ये आपका कंसेप्ट जो है कन्वेंशन, ठीक है, तो ये जो कन्वेंशन है ये क्या कहती है कि आपको प्रॉफिट्स जो है ना जब तक रियलाइज़ नहीं हो जाए तब तक आपको रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन जो लॉसेज है ना उनकी पॉसिबिलिटी को भी रिकॉर्ड कर लेना। देखिए एक बार ऊपर एक हमने रेवेन्यू रिकॉग्निशन, उस समय मैंने क्या बताया कि जब रियलाइज़ हो जाते हैं यानी कि वसूली हो जाए तभी रिकॉर्ड करना, तो बताया था ना। तो ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो होता है कंजर्वेटिज्म में, लेकिन ये इनकम के बारे में वहाँ पे हम इनकम के बारे में कि इनकम के केस में, सॉरी, इनकम के बारे में बात हो गई थी। हाँ, एक्सपेंडिचर के बारे, एक्सपेंडिचर के केस में क्या करना है, पॉसिबल लॉस पब्लिक एक्सपेंडिचर, आपको इसको भी रिकॉर्ड करना है। एग्जांपल, जैसे कि आपने सेल्स की, जब सेल्स की आपने क्या है, डेटर्स रिकॉर्ड किए, डेटर्स रिकॉर्ड किए। अब ऐसा हो सकता है कि कोई डेटर आपका पैसा नहीं देगा, उसकी टेंडेंसी आपको पता चल गई, किसी दूसरे लोगों से पता चल गई, आपका ऐसा अनुभव रहा है कि 5% डेटर आपका पैसा का पेमेंट नहीं कर, क्या करोगे कि 5% के लिए प्रोविज़न बना लोगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोविज़न फॉर बैड एंड, ठीक है, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो 5% का आपने प्रोविज़न बना लिया। तो ये प्रोविज़न बनाना क्या होता है, आपने क्या किया, जो पॉसिबल लॉस था, जो फ्यूचर लॉस है अभी हुआ नहीं है और शायद नहीं भी हो भी जाए, लेकिन हमारा पॉसिबल है कि हो भी सकता है, तो उस 5% के लिए हमने यही प्रोविज़न बना लिया। कंजर्वेटिज्म जो है, बेंस जो है, वो यही कहती है कि आपको अपने प्रॉफिट्स को रियलाइजेशन पे रिकॉर्ड करना है, लेकिन आपके जो एक्सपेंसेस हैं, जो आपके लॉसेस हैं, उनको पॉसिबिलिटी होने पे ही रिकॉर्ड कर लेना है। और उसके एग्जांपल सभी जो प्रोविजंस होते हैं, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल प्रोविज़न, यहाँ पे लिख देते हैं, प्रोविज़न फॉर इलेक्ट्रिसिटी जैसे हो, कि आपने कंज्यूम कर ली बट बिल नहीं आया, ठीक है, प्रोविज़न फॉर टेलीफोन हो गया,
ठीक है, किसी भी तरह के प्रोविज़न। उसके अलावा कुछ जैसे वारंटी क्लेम, आपने सामान बेचा है उसकी वारंटी क्लेम तो नहीं हुई बट हो सकती है, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस और साइंटिफिक डेटा के बेस पे एक प्रोविज़न बना लेते हैं। तो ये सभी क्या है, कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस कन्वेंशन। ठीक है, ठीक से समझ में आ गया। कंसिस्टेंसी एक बार रिपीट कर लेते हैं। सारे जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है यूनिफॉर्म होने चाहिए, पॉलिसीज कंसिस्टेंट रहनी चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, ये कन्वेंशन क्या कहता है कि सारी जो इनकम है उसको आपको रियलाइज होने पे रिकॉर्ड करना है, और जो आपके लॉसेज हैं, जो आपके एक्सपेंडिचर हैं, वो पॉसिबिलिटी होने पे ही रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, तीसरा बात करते हैं फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट से कंफ्यूज मत होना, इसको बोल दिया गया है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कन्वेंशन। ठीक है। ठीक है, थर्ड है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। देखिए, थर्ड और फोर्थ जो है ना, एक दूसरे के प्रतिपूरक हैं। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितने भी आपके रिलेवेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से रिलेटेड या अदर फैक्ट्स, तो आपको डिस्क्लोज करना है, छुपाना नहीं है। और अगर जैसे हमने बात करी थी कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो था, मनी मेजरमेंट मनी मेजरमेंट जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या कहता है, सिर्फ मॉनेटरी चीज़ों को रिकॉर्ड। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई नॉन मॉनेटरी आइटम्स है, कोई नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन तो अफेक्ट करेंगे हमारे बिजनेस को या कर चुके हैं, उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, उनको हम क्या करते हैं, फुटनोट शो कर देते हैं। बिलो बैलेंस शीट हम फुटनोट्स में शो कर देते हैं। ये भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट कहेंगे इसको, फाइनल अकाउंट्स का पार्ट होता है फुटनोट्स। ये बहुत ही बड़ा बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये फुटनोट्स को कहाँ पे दिखाया जाता है। फुटनोट्स फाइनल अकाउंट्स के पार्ट होते हैं, क्या कंटिजेंट चीज़ें हैं उनको कहाँ दिखा। ठीक है, तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, पूरा डिस्क्लोज करना है आपको, कुछ भी छुपाना नहीं है, और जो चीज़ नॉन मॉनेटरी है उसको दिखा देना, मॉनेटरी है उनको तो आपने अकाउंटिंग की होगी, वो आपके बैलेंस शीट में चली गई होगी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पूरा डिस्क्लोजर करना है। लेकिन जो मेटेरियलिटी कन्वेंशन है, तो मेटेरियलिटी क्या कहती है, मेटेरियलिटी ये कहती है कि आपको दिखाना पूरा है, ठीक बात मानी, लेकिन अगर सब चीज़ों को दिखाने लगे तो हमारी लंबी बैलेंस शीट हो जाएगी। ठीक है, लंबी बैलेंस शीट हो जाएगी, हमें बैलेंस शीट को लंबा नहीं करना है। ठीक है, नो लंबी बैलेंस शीट को लंबा नहीं करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं लोग, तो जो मटेरियल फैक्ट्स है, जो मटेरियल इंफॉर्मेशन उनको दिखाते हैं, नॉन मटेरियल को इग्नोर कर देते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर आपने जो राउंडिंग ऑफ करते हैं, तो ये जो राउंड ऑफ भी करते हैं ना, राउंड ऑफ किसकी वजह से करते हैं, कौन सा कन्वेंशन आपको कहता है, मेटलिटी कन्वेंशन। ठीक है, मेटलिटी जो है वो आपको ये कहती है कि आपको इन मेटल चीज़ों को इग्नोर कर देना। तो मान के चलिए कि आपके यहाँ पे आग लग गई, आग लग, ठीक, नो लॉस, कोई लॉस नहीं हुआ, नॉर्मल सी बात थी, पानी डाला बुझा दी। इसको ज़रूरी नहीं है तो इसका डिस्क्लोज़र मत करो। ठीक है, लेकिन बहुत भयानक आग, लेकिन तो डिजास्टर हो गए। ठीक है, डिजास्टर आग लग गई, अगर डिजास्टर आग लग गई उस केस में आपको, उस केस में आपको disclose करना। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको सभी रिलेवेंट फैक्ट्स जो हैं पूरे अकाउंटिंग पीरियड के वो डिस्क्लोज करने हैं, और जो नॉन मॉनेटरी हैं उनको आपको फुट नोट्स। बट मेटेलिटी क्या कहता है, ये इसका एक्सेप्शन है। मेटेलिटी ये कहता है कि आपके जो मेटल आइटम है वो उन्हीं को दिखाना है, नॉन मेटल इग्नोर कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन। ठीक है, GAAP का फुल फॉर्म पेपर में कभी कभार आ जाता है, बहुत बेसिक सा जो फुल फॉर्म है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंट, तो ये आप ध्यान रखें। ठीक है, अब लास्ट में एक बात कर लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद में क्लास खत्म हो जाएगी। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होगा, साइंस जो होती है वहाँ पर भी इक्वेशन होती है, इक्वल टू
इक्वल टू समथिंग समथिंग, और ये दोनों बराबर हो जाते हैं, सही होता है। वैसे ही अकाउंट्स में इक्वेशन चलती है, अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि आपका जो बैलेंस है लेफ्ट साइड और राइट, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट, ये हमेशा बराबर है बैलेंस शीट के केस में। बैलेंस शीट के केस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर रहता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये, अगर आपने अकाउंट ठीक से की है, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसके बारे में कुछ नाम एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। ए इक्वल टू एल प्लस सी, यहाँ पर ए का मतलब है एसेट, एल का मतलब है लायबिलिटी, सी का मतलब है कैपिटल, ठीक है। हाँ, राइट साइड में लिखते हैं एसेट्स, राइट में लिखते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारा। अकाउंटिंग ये कहता है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू, अब इसको और अलग तरह से कैसे समझते हैं, अगर हम इसको यहाँ घुमा दें, अगर इसको हम घुमा दें, ये कह सकते हैं कि असेट्स में से लायबिलिटी अगर लेस कर दें, कैपिटल आ जाएगी, एक बात, ठीक है। असेट्स में से कैपिटल अगर लेस कर दें तो लायबिलिटी आ जाएगी, लायबिलिटी आ जाएगी ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन है, बैलेंस शीट में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि अगर मैं टी फॉर्म की बैलेंस शीट देखी है, बैलेंस तो टी फॉर्म बोलते हैं, अभी टी फॉर्म नहीं बनती है, प्लीज़ एक्ट टू, बट सम लेट से यहाँ पे असेट्स, ठीक है, उसकी कुछ वैल्यू है, तो यहाँ की वैल्यू भी 100 रुपीज़ ही हो। ये 100 रुपीज़ हो सकता है आपकी कैपिटल, कैपिटल 100 रुपीज़, ठीक है, या फिर हो सकता है आपकी कैपिटल लायबिलिटी, दोनों मिलके आपकी 100 रुपीज़ की हो। लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपका हमेशा मैच करेगा, इसको कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। तो अभी ये जो क्लास है खत्म होती है। अकाउंटिंग हमने क्या क्या हमने समझ लिया है, अकाउंटिंग सब समझ लिए हैं, कन्वेंशन समझ ली है। अच्छा, कन्वेंशन कितनी थी, 4, सब कितने थे, ठीक है। तो ये समझ लिया है, अकाउंटिंग समझ ली है, इक्वेशन, इनकी इक्वेशन समझ, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड क्लास है आरएचबी जूनियर अकाउंटेंट की, और आरएसएम तैयारी और जूनियर, तो ये यूज़फुल। जो हमारी नेक्स्ट थर्ड क्लास ठीक है, बस ये जो होगी हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस के बाद, इसके अंदर में हम डिस्कशन कर हुई जर्नल से हमने अकाउंटिंग करनी है, क्या उसके नियम होते हैं, के बारे में बैलेंस के बारे में बात, के बारे में के बाद में बात बैलेंस शीट के कुछ गोल्डन रूल पढ़ेंगे, गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे अकाउंटिंग की, डेबिट क्रेडिट को कैसे, कि गोल्डन गोल्डन रूल्स जो हैं वो रटने जैसा ही है, लेकिन हमें इसको मैं रटाने नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपको जो है समझा दूंगा, उसके बाद गोल्डन रूल्स बताएंगे कि वो आपको रिलेवेंट लगे, ठीक है। तो प्रोबेबली कल इवनिंग